मान लीजिए एक मोबाइल फोन के प्राइस 1,000 रुपए से ड्रॉप हो जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसकी सेल्स में क्या इफेक्ट आएगा? आप बोलेंगे सेल्स कम थोड़ी सी उसकी बढ़ जाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी का प्राइस कम हो तो सेल्स बढ़ जाएगी। पर मैं अगर आपको बोलूं कि सेल्स से बढ़ी नहीं बल्कि सेल्स यहाँ पे डबल हो गई, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो की रोल है वो यहाँ पे फैक्टर प्ले में आ जाता है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूगे एजुकेशन। आज हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब कि हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस ड्रॉप होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। पर अब ये जानना जरूरी है कि कितने प्राइस गिरने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनेट रिलेशन जानना, उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए आज समझते हैं क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बाकी क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो जैसे कि हमें आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ये दोनों के दोनों अलग कंसेप्ट हैं। पहले हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। द डिग्री ऑफ चेंज और द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व, यानी कि डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी इकोनॉमिक फैक्टर रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करी जा रही है, एक आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में और एक डिमांड के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरा है आपके डिमांड में, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसी के बारे में बात करी जा रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको पता है कि डिमांड को काफी सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो हम प्रीवियस डिमांड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे प्राइस इफेक्ट कर सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। ये फैक्टर्स चेंज होते हैं तो डिमांड भी चेंज होती है। अगर मैं बोलूं कि इनमें कोई अगर चेंज आया तो आपको सेम चेंज डिमांड में भी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ के पता लगाती है कि कितने चेंज में कितना डिमांड में चेंज आएगा, यानी कि फैक्टर्स में कितना चेंज आए जिससे कि डिमांड में कितना चेंज देखने को मिले। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि फोन का प्राइस 1,000 रुपए से ड्रॉप हो गया तो उसके डिमांड जो है वो डबल हो गई। तो आप चेंज देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस का जो ड्रॉप है वो काफी नेग्लिजिबल है, यानी कि काफी छोटा चेंज आया है, लेकिन डिमांड में काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड जो है वो इलास्टिक है, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी हाई है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने एक रबर बैंड देखी होगी, आप उसे खींचते हैं तो वो काफी एक्सपेंड होती है, और कुछ रबर बैंड होती है जो खींचते हैं वो नहीं होती है ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कुछ रबर बैंड इलास्टिक होती है, यानी खींचने पे काफी रिस्पॉन्ड करती हैं, और कुछ रबर बैंड इन इलास्टिक होती है, यानी खींचने पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी है कि कुछ कमोडिटीज जो है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं प्राइस में या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स के अगेंस्ट चेंजेस देखने में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया हमने कि 1,000 रुपए से किसी स्मार्टफोन का प्राइस ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब है कि चेंज जो था वो काफी नेग्लिजिबल था, लेकिन डिमांड ने काफी ज्यादा चेंज शो करा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डिमांड जो है काफी इलास्टिक है, यानी कि रबर बैंड को खींचने पे वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्स जो है हमें दे रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फिर से हम डेफिनेशन को पढ़े तो अब ये चीज जो है सेंस बनाएगी। पहले क्या बोला गया है? डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज का यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज के बारे में बात करिए, कितना चेंज आपको देखने को मिल रहा है। डिग्री ऑफ चेंज किसके अंदर? इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनी इकोनॉमिक फैक्टर, यानी किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। वो इकोनॉमिक फैक्टर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और फिर आपके इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गए, एन नंबर ऑफ जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं वो, उनमें जो भी डिग्री ऑफ चेंज है, जो भी चेंजेस देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी डिमांड ऑफ किसी प्रोडक्ट की डिमांड से जो भी उनका रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन एनी फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड। तो यहाँ पे काफी जरूरी जानना है कि एनी फैक्टर के बारे में बात करी जा रही है, यानी सिर्फ प्राइस के बारे में बात नहीं करी जा रही है, वो फैक्टर कोई सा भी हो सकता है। डिमांड में कितना चेंज आया इन रिस्पॉन्स टू कोई से फैक्टर जिससे वो चेंज आया हो, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल एग्जांपल से अगर आपको चीज याद रखनी हो तो आप मान लीजिए कि डिमांड जो है वो एक रबर बैंड है, जैसे कि आपने देखा होगा घर में रबर बैंड होती है, आप उसे पुल करें, खींचें, और वो कितना रिस्पॉन्ड करती है वो देखें। डिमांड अगर काफी ज्यादा इलास्टिक होगी तो वो काफी रिस्पॉन्ड करेगी, यानी रबर बैंड ज्यादा खींचेगी। और अगर वो इन इलास्टिक होगी, यानी कोई रिस्पॉन्स ना दे, यानी कि मैंने कहा कि कोई स्मार्टफोन था, उसकी प्राइस 5,000 रुपए से गिर गई लेकिन उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया,
तो आप बोल सकते हैं कि उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक, यानी रबर बैंड को खींचने पे वो बिल्कुल भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बिल्कुल भी नहीं खींची। तो ऐसे डिमांड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक, राइट। तो ये तो हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हम स्पेसिफिकली जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हम सिर्फ एक फैक्टर को लेंगे, एक डिटरमिनेंट को लेंगे, और वो रहेगा आपका प्राइस। यानी प्राइस किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट करता है, यानी प्राइस में कितना चेंज आता है और हमें डिमांड में कितना चेंज देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिकली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर में ही आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर सारे फैक्टर्स आते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, और प्राइस सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। तो चीजें जो है हमारे लिए काफी सिंप्लीफाई करता है जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, तो आपको सारे फैक्टर्स पढ़ने की यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो वर्डिंग पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोपोर्शनेट चेंज बोला गया है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्रोपोर्शन में, किसके प्रोपोर्शन में, उसके प्राइस के प्रोपोर्शन में। अगर मैंने कहा कोई फोन था, कोई स्मार्टफोन है मार्केट में, काफी ज्यादा सेल होता है, काफी पॉपुलर है, और मैंने कहा कि उसका प्राइस पहले प्रीवियसली कितना था, 10,000 था। जब उसका प्राइस 10,000 था तो उसे कितनी कमोडिटीज, कितने यूनिट सेल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि उसके पर डे 500 यूनिट्स सेल हो रहे थे। मैंने कहा अब उसमें एक प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है, प्राइस कम हुआ, तो हम यहाँ पे उसका प्राइस लिख देंगे, कितना हो गया, 8,000 रुपए हो गया। अब जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, अब आप सीधे बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो प्राइस है वो गिर गया है, 2,000 रुपए से यहाँ पे प्राइस गिर गया है, तो जो उसकी डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, यानी कि 500 यूनिट से डेफिनेटली जो उसकी डिमांड है वो बढ़ेगी। पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि वो डिमांड कितनी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे डिमांड 2,000 रुपए से प्राइस गया, तो डिमांड में कह सकता हूँ यहाँ पे उसकी एक दिन में 2,000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, तो डिमांड बढ़ी। लेकिन हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे प्रोपोर्शन है, वो जानना भी जरूरी है। पहले 10,000 फॉर 500 था, तो ये एक अलग प्रोपोर्शन है हमारा, और अब जो नया सिनेरियो है वहां पे 8,000 रुपए में 2,000 यूनिट्स है, तो एक नया सिनेरियो है हमारे लिए। तो इन दोनों का इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज। आप देख सकते हैं 2,000 से कितने, 2,000 रुपए से प्राइस ड्रॉप हुआ और सीधे 1,500 यूनिट्स हमारे बढ़ गए। ये जो चेंज है, इसी चेंज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो चेंज है इनमें क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। 2,000 रुपए ड्रॉप हुआ और 1,500 यूनिट, आप देखें दोनों 2,000 और 1,500, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, और उसी को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वापस से हम ये डेफिनेशन देखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। प्रोपोर्शनेट चेंज किसमें, क्वांटिटी डिमांड में। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 1,500 यूनिट, ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्रोपोर्शनेट चेंज कितना आया यहाँ पे, 2,000 रुपए का, इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सिर्फ प्राइस को ही स्टडी करते हैं। तो ये काफी हमारे लिए इजी हो जाता है। आपको जैसे पता ही होगा कि जो प्राइस है वो काफी प्राइमरी डिटर्मिनेंट है डिमांड का, यानी कि प्राइस ऊपर नीचे होता है, डिमांड सीधे चेंज होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस कितना चेंज होता है और किस तरीके से डिमांड चेंज होती है, और किन किन अलग अलग प्रकार की इलास्टिसिटीज होती है डिमांड की। तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि अब ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे किया जाए। ठीक है, हमें मतलब तो समझ में आ गया कि क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन ऐसे तोला कैसे आता है, मेजर कैसे किया जाता है। तो इसका आपका पहला मेथड होता है प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अंडर दिस मेथड elasticity of demand is measured by the ratio of proportion change in the quantity demand to the proportionate change in the price of the commodity। यानी कि आप यहाँ पे जो भी चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, उसका प्रोपोर्शन किसके साथ मैच करते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी, यानी प्राइस में जो भी चेंज आया है उसमें। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया था, यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज आया, 2,000 रुपए का, और डिमांड में कितना चेंज आया, 1,500 रुपए का। इन दोनों के चेंजेस को ही हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पहला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितने परसेंटेज से डिमांड में चेंज आया। परसेंटेज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस प्राइस को लेके और न्यू प्राइस को लेके और चेंज इन प्राइस को लेके।
और वहीं पे अपॉन चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया प्रीवियस प्राइस से कंपेयर करके, उन दोनों का जो आप एक बार प्रोपोर्शन निकालते हैं तो वो आपको क्या देता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो ठीक है, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम समझे कि ठीक है किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब भी जो हमारा आंसर आता है वो आंसर आपका आ सकता है 0, 1 या उससे भी कहीं पे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो ऐसे आंसर से हम क्या समझे कि वो इलास्टिसिटी किस प्रकार की इलास्टिसिटी है। अगर मैं बोलूं कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा और आपका आंसर आया 0.5, तो आप इससे क्या समझेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, और उनके अलग अलग टाइप्स के क्या मतलब होता है। तो डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कितने कितने अलग अलग प्रकार की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो होती है। देयर आर 5 डिस्टिंक्ट डिग्रीज और टाइप्स बाय व्हिच वेरियस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एंड ग्राफिकली प्रेजेंटेड। वी विल सी वन बाय देम, है ना। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ऐसी डिमांड जो परफेक्टली इलास्टिक हो। क्या मतलब होता है इसका, अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रिफर टू अ सिचुएशन where the demand is infinite at a prevailing price. It is a situation where the slightest rise in the price causes the quantity demand of the commodity to fall to zero. तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके जब जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है उसका कंसेप्ट वहां भी देखने को मिलेगा। क्या कहता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि एक कमोडिटी की ऐसी डिमांड जो कि इनफाइनाइट है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और प्राइस हल्का सा चेंज होता है और उसकी डिमांड अचानक से जीरो हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी कमोडिटी होती है जिसकी एक पर्टिकुलर प्राइस पे इनफाइनाइट डिमांड होती है, तो मैं कहूंगा ऐसी कोई सी कमोडिटी नहीं होती है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वो कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी डिमांड को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक जब उसकी डिमांड इनफाइनाइट हो और प्राइस एकदम एक कांस्टेंट रेट पे चल रहा हो। फिर भी हम यहाँ पे कुछ क्लोज एग्जांपल्स ले सकते हैं ऐसे जो रियल लाइफ सिनेरियो से बैठते हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं उनके प्राइस यूजुअली जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और उनकी डिमांड जो रहती है वो यूजुअली काफी ज्यादा हाई रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो एग्जांपल है वो एग्रीकल्चरल गुड्स से मैच करता है। वहीं पे हम दूसरी कमोडिटी पे आते हैं जो कि आपके हो गए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो आप यहाँ पे शब्द का जो वर्डिंग है वर्डिंग पर ध्यान दें। पहले वाले को बोला गया था परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है, वो काफी ज्यादा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि काफी रिस्पॉन्ड कर रही है। यूजुअली हम इलास्टिक वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो काफी रिस्पॉन्सिव होती है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, तो हम उसे बोलते हैं इलास्टिक। और जब वो रिस्पॉन्स ना करे तब हम उसे बोलते हैं क्या, इन इलास्टिक। तो सेकंड जो है वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ चेंज इन द प्राइस कॉजेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि वो डिमांड जहां पे चेंज इन प्राइस हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी प्राइस को आप कितना भी चेंज कर दें डिमांड कभी नहीं बदलने वाली। यानी कि कोई कमोडिटी है उसका प्राइस 1000 रुपए है, 1000 रुपए से मैंने उसका प्राइस 5000 रुपए कर दिया लेकिन डिमांड अभी भी उतनी है। आप बोलेंगे डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कमोडिटी है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है चेंज इन प्राइस को। इवन अ ग्रेट चेंज इन प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि अगर बड़ा चेंज भी आ जाए तो भी कोई आपको प्राइस में कोई बड़ा चेंज भी आए तो भी डिमांड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो आप फिर पूछेंगे यहाँ पे कि ऐसी कौन सी कमोडिटी होती है, तो याद रखें हमारे जो डिग्री और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें पहले के दो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक दोनों जो है हाइपोथेटिकल सिनेरियो से बेस्ड है, यानी कि रियल लाइफ में इनका कोई एक ट्रू एग्जांपल नहीं होता है। पर जैसे कि मैंने आपको एक इलास्टिक डिमांड का एक क्लोज एग्जांपल दिया था, वैसे ही इन इलास्टिक डिमांड का भी हम एक क्लोज एग्जांपल ले सकते हैं। यूजुअली ऐसे गुड्स जो नेसेसिटी के होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते प्राइस के चेंजेस को। फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम चल रहा है और आप जानते हैं कि पानी कितना जरूरी, पानी जो है कितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। पानी के बगैर यहाँ पे जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। आप पानी कंज्यूम करते हैं, सब पानी कंज्यूम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि पानी का प्राइस बढ़ जाए तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज पानी तो लोग उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी उनकी नीड है। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग बोलेंगे ठीक है पानी पीना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी जो है वो एक नेसेसिटी है, सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है। सिमिलरली ऐसे और गुड जैसे कि मेडिसिन हो गई, उनकी भी जो प्राइस है उससे उनकी डिमांड पे आता है इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ बोलूंगा ज्यादा नहीं आता बिकॉज थोड़ा बहुत मिनिमल देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि आप चेंज कितना भी कर दें कभी कोई भी डिमांड में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दवाई हो गई, आपको फीवर आया और आपने सोचा कि चलो दवाई लेने जाता हूँ, आप दवाई लेने मेडिकल पे गए और मेडिकल वाला आपको बताता है कि प्राइस बढ़ चुका है दवाई का, तो क्या आप दवाई नहीं लेंगे?
आप दवाई बिल्कुल लेंगे भले ही प्राइस उसका बढ़ गया हो, राइट। तो ऐसे कमोडिटीज जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर आती हैं, और आपको याद रखना है कि जो नेसेसिटीज होती हैं, जो नेसेसिटी होती है सर्वाइवल के लिए, वो यूजुअली इन इलास्टिक ही होती है। अब बाकी इसके आगे जो हम सिनेरियोज पढ़ेंगे वो यूजुअली किसके अंदर आते हैं, वो रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर आते हैं। सबसे पहला, unitary elastic demand. It refers to a situation when a change in quantity demanded is in response to a change on price of the commodity is such that total expenditure on the commodity remains constant. यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, उसका रिस्पॉन्स में किसके, प्राइस के रिस्पॉन्स में, और उन दोनों का प्रोपोर्शन ऐसा है कि वो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये कि डिमांड में जितना चेंज आ रहा है उतना ही सेम चेंज आपको देखने को मिल रहा है प्राइस में। प्राइस इतने परसेंटेज से बढ़ा, उतने परसेंटेज से आपको डिमांड में चेंज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे चेंज जो है वो इक्वल रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर आता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to a change in the price of the commodity is such that total expenditure on the commodity increases when the price decreases and total expenditure decreases when the price increases। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड में आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, आपको डिमांड में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है जब उसका प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज जो है इतना ज्यादा नहीं है, पर डिमांड में जो है एक ग्रेटर चेंज देखने को मिल रहा है, तो आप उसको बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और वहीं पे जब आपको प्राइस में चेंज देखने को मिले लेकिन डिमांड में चेंज कम देखने को मिले, तो आप उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक when a change in the quantity demanded in response to a change in the price of the commodity is such that the total expenditure on the commodity increases when the price rises and decreases when the price fall। यानी कि किसी कमोडिटी का प्राइस में कोई चेंज देखने को मिला लेकिन डिमांड ने इतना खास रिस्पॉन्ड नहीं करा। आप इन दोनों को लेस इलास्टिक और हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको हम अक्सर हाईली इलास्टिक भी कहते हैं बिकॉज ये रिस्पॉन्स करता है, और इसको आप लेस इलास्टिक भी कहते हैं। अब इनको हम ग्राफिकली देखते हैं ना, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की क्या डेफिनेशन थी, ऐसी कमोडिटी जिसकी डिमांड इनफाइनाइट हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और जैसे उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उसकी डिमांड अचानक जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप देखें यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैंने उस कमोडिटी का प्राइस रखा है और एक्स एक्सेस पे उसकी क्वांटिटी डिमांड रखी है। तो प्राइस उसका जो है पी वो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज उसकी डिमांड में बोला गया था कि प्राइस में उसका कोई चेंज नहीं आता, लेकिन डिमांड उसकी जो है बढ़ती ही जाती है। तो जब डिमांड इनफाइनाइट रहेगी तो आप डिमांड का कर्व डी किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं पी प्राइस पे यहाँ पे पीईडी इंफिनिटी दी गई है, यानी कि इसकी जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। वो क्या है आप देख सकते हैं कि पहले Q है, Q1 है और फर्दर Q2 Q3, यानी इसकी डिमांड जो है कभी खत्म नहीं होती, प्राइस हमेशा P पर रहता है, लेकिन आप प्राइस को अगर बढ़ाएंगे तो डिमांड इसकी अचानक से जीरो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी गई है, प्राइस वही कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी Q1, क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप देखिए जो डी ग्राफ है वो कभी भी किसी एक्सेस को, एक्स एक्सेस को कभी टच नहीं करता, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता रहता है, नेवर एंडिंग। सिमिलरली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की बात करी जाए, यानी कि ऐसी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि ऐसी डिमांड जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती चेंज इन प्राइस को। यानी कि आप देखें डी ये डिमांड कर्व है, पहले इसका प्राइस था P, मैंने प्राइस बढ़ाया कितना कर दिया P1, प्राइस बढ़ गया तो आप सोचेंगे कि डिमांड बदलनी चाहिए, लेकिन नहीं, डिमांड अभी भी उतनी ही है। डिमांड क्या है, डिमांड कांस्टेंट रहेगी Q पे, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कोई चेंज जब भी देखने को नहीं मिलेगा तो पीईडी यानी वो कितना हो जाएगा, जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी जीरो, यानी कि वो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है प्राइस को। आप प्राइस को बढ़ा दें या प्राइस को कम कर दें, डिमांड कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है जो पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ। फिर हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि जो भी चेंज आ रहा है प्राइस में उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज आ रहा है किसमें, डिमांड में, यानी कि जो चेंज है वो एकदम बराबर है, इसलिए डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया जाएगा, यूजुअली जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के चैप्टर में ड्रॉ किया था, एक नॉर्मल कर्व उस तरीके से। यहाँ पे जो भी चेंज प्राइस में जितना भी आएगा उतना ही सेम चेंज किसमें देखने को मिलेगा, हमें डिमांड में, इसलिए पीईडी कितना हो जाएगा 1, प्राइस इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले प्राइस था P, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड थी Q,
मैंने प्राइस बढ़ा दिया P1 तो क्वांटिटी भी उतने से ही कम हो गई, जितने से मैंने प्राइस बढ़ाया उतने से अभी क्वांटिटी भी कम हो गई। तो ऐसे हम डिमांड को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक या फिर इसको हम हाईली इलास्टिक भी कहते हैं। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है डिमांड को लेके, यानी कि जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये कर्व भी आप देखेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, पर ये कर्व जो है थोड़ा फ्लैटर है। आप देखेंगे थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, यानी कि पहला वाला कर्व जो था वो कुछ इस तरीके से एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई है, तो इसलिए हम इस कर्व को थोड़ा सा फ्लैटर कहते हैं, जो डिफरेंस है कर्व में। और ये याद रखना काफी जरूरी है बिकॉज दूसरा कर्व जो आप देखेंगे वो स्टीपर रहेगा। तो ये फ्लैटर कर्व रहता है। आप देख सकते हैं पहले प्राइस P था, डिमांड Q थी, और प्राइस में थोड़ा सा बढ़ाया पर डिमांड में आपको काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, यानी कि प्राइस के जरा सा चेंज में डिमांड जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड। तो हम देखें प्राइस को हमने जरा सा बढ़ाया लेकिन डिमांड में हमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला, तो ये इनका रिलेशन रहता है, यानी डिमांड में आपको काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा प्राइस के जरा से चेंज में। और वहीं पे आपका लास्ट में आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक या फिर इसको आप बोल सकते हैं लेस इलास्टिक। आप देखें यहाँ पे कर्व का शेप जो है वो थोड़ा सा स्टीपर है, यानी कि वो अब स्टैंडिंग शेप में आ गया है। तो आपने यहाँ पे एक चीज और नोटिस करी होगी कि जैसे परफेक्टली इलास्टिक कर्व था उसका कर्व एकदम फ्लैट था, हम बोल सकते हैं कि ये कर्व कैसा था, एकदम फ्लैट था, यानी कि फ्लैट कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि वो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, एकदम इलास्टिक है। और जैसे आप देखें परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इसका कर्व कैसा है, इसका कर्व एकदम स्टीप है, यानी कि एकदम स्टैंडिंग है। और ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक है। तो आप इनका कर्व की जो शेप्स हैं, यानी कि कर्व का जो भी आपका स्लोप है उससे भी यही पता लगा सकते हैं कि कर्व का स्लोप क्या दर्शाता है, वो ज्यादा इलास्टिसिटी दर्शाता है या फिर इन इलास्टिसिटी। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ठीक है, अगर इन इलास्टिक है तो स्टीप है, और अगर इलास्टिक है तो कैसा है, फ्लैट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटरी का तो बराबर ही था, फिर यहाँ पे जैसे हाईली इलास्टिक आया तो आप देख सकते हैं कि फ्लैटर हो गया कर्व, जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती है तो कर्व जो है फ्लैट होता जाता है, और वहीं पे जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होती है यानी कि वो कर्व स्टीप होता जाता है। अब यहाँ पे इन इलास्टिक है तो मतलब कि प्राइस में कुछ भी चेंज आए लेकिन डिमांड काफी कम रिस्पॉन्स करेगी। आप देख सकते हैं P से P1 प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दी है लेकिन डिमांड बहुत जरा सी बढ़ी, यानी Q से Q1 कम हुई, मतलब डिमांड जो है वो बहुत जरा सी कम हुई। तो ऐसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पांचों के पांचों जो हमारी इलास्टिसिटी हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे नोट कर लिया है, और उनकी डिग्रीज को भी यहाँ पे शो कर दिया है, यानी कि उनकी क्या डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी है, इन्फिनिटी। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी है, 0। दोनों का क्या मतलब हुआ, इन्फिनिटी यानी कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि इन्फिनाइटली रिस्पॉन्सिव है, और 0 का मतलब ये कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं, यानी कि कुछ भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हो गया कि बराबर रिस्पांस देता है, इक्वल रिस्पांस। जितना रिस्पांस आपको प्राइस में देखने को मिलेगा उतना ही रिस्पांस आपको डिमांड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी क्या है, ईडी इज मोर देन 1, यानी कि ईडी इज मोर देन 1 यानी 1 से ज्यादा है। तो आप वापस आप देख सकते हैं कि अगर 0 की तरफ जाता है तो यानी कि इनइलास्टिक, और 0 से ज्यादा अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो यानी कि किस तरह वो इलास्टिक है। तो अगर मोर देन 1 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड जो है वो काफी रिस्पॉन्सिव है, और प्राइस के कंपैरिजन प्राइस में बहुत जरा सा चेंज आया और डिमांड जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। वहीं पे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि 1 से कम, 1 से कम यानी कि अब वो कम रिस्पॉन्सिव हो गई है, यानी कि वो रिस्पॉन्स जो है वो कम देती है, इसलिए वो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या फिर इन इलास्टिक डिमांड भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे कर्व पे देख सकते हैं कि हमने एक ही कर्व को सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया है, ईडी इंफिनिटी इस तरफ आता है, लेस देन 1 यानी कि हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व इधर आता है, और ईडी इज इक्वल टू 1 यानी कि जब वो
बराबर रिस्पॉन्स करे तो वो आपका सेंटर में आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी से जीरो की तरफ, जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होती है तो वो जीरो की तरफ मूव करता है। ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है डिमांड के बारे में, क्योंकि आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें इन ईडी का जो है वो काम आया, हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि डिमांड की वैल्यू इतनी है, उसकी प्राइस इतनी है, उससे हमें पीईडी की वैल्यू इतनी मिली है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि वो डिमांड कैसी है। सिमिलरली जब ईडी इज इक्वल टू जीरो यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए तो वो इस तरफ आ जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना कि क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने ये भी जाना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन ये अलग अलग टाइप्स क्यों होते हैं, कोई कमोडिटी क्यों परफेक्टली ना इन इलास्टिक होती है या फिर क्यों यूनिटरी इलास्टिक होती है, ऐसा क्या है जो इनको इस तरीके से बनाता है। तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी किस नेचर की है, किस प्रकार की है, वो मैटर करता है। There are different types of commodity prevailing in the market which affect the elasticity of demand. Ordinarily, necessaries like salt, oil, textbooks, etc. tend to have inelastic demand. तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे। मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया था कि इनइलास्टिक गुड्स यूजुअली वो होते हैं जिनकी डिमांड जो होती है वो नेसेसरी होती है, यानी कि पानी हो गया, मेडिसिन हो गया। तो यूजुअली यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट, ऑयल, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा, ये सब जरूरी होते हैं। इनमें हम यहाँ पे प्राइस नहीं देखते, कब प्राइस कम होगा तो हम खरीद लें। हम यूजुअली इन्हें तभी परचेज करते हैं जब हमें इनकी नीड होती है। तो इसलिए ऐसे गुड्स जो होते हैं ये इन इलास्टिक होते हैं। और वहीं पे लग्जरीज, याद रखें, जो लग्जरी गुड होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनर, फैशनेबल गारमेंट्स एक्सेट्रा, ये इलास्टिक होते हैं, यूजुअली ये प्राइस को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। आप भी ये कमोडिटी कभी खरीदें लग्जरी कमोडिटी, तो आप यूजुअली तभी खरीदते हैं जब उसका प्राइस कम हो, यानी कि आपने प्राइस के कहीं ना कहीं डिमांड, प्राइस को रिस्पॉन्ड करा, प्राइस में जो चेंज आया आपने उसको रिस्पॉन्ड करके उसे परचेज करा। तो इसलिए इलास्टिक गुड्स यूजुअली वो होते हैं जो लग्जरीज हो, और इन इलास्टिक यूजुअली वो होते हैं जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नेचर ऑफ कमोडिटी जो मैटर करती है। दूसरा वहीं पे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि उनसे मिलते जुलते गुड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। गुड्स विद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टेंड टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड बिकॉज इट इज इजियर फॉर कंज्यूमर टू स्विच फ्रॉम पर्टिकुलर गुड टू अनदर गुड। यानी कि आप चाय पीते हैं, आप चाय कंज्यूम करते हैं, आप चाय के एक प्रोडक्ट जो है उसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कॉफी जो है वो उसका एक सब्स्टिट्यूट गुड है, तो चाय की जो डिमांड है उस कारण से इलास्टिक हो जाएगी। बिकॉज अगर चाय में हल्का से भी प्राइस राइज होता है तो आप सीधे कॉफी पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो मास कंज्यूमर बेस है वो कहीं ना कहीं चाय से कॉफी पे शिफ्ट कर सकता है अगर चाय में एक ज्यादा प्राइस का हाइक देखने को मिले। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स के, उनकी डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है। और वहीं पे वो गुड्स जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि आप उसके अलावा और कोई भी है ही नहीं मार्केट में, तो उसका प्राइस ऊपर हो या नीचे हो आप उसे फिर भी खरीदेंगे बिकॉज आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे गुड्स यूजुअली इन इलास्टिक होते हैं। Whereas goods with no close substitute tend to have inelastic demand because even if the price of the commodity rises, the consumer do not have a close substitute and they have to buy goods on that they have to buy that goods only। यानी कि भले उसका प्राइस बढ़े या कम हो, कंज्यूमर को वही गुड खरीदना पड़ता है बिकॉज उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, यानी कि एक कमोडिटी उसे कितने मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। अगर किसी कमोडिटी के यूजेस ज्यादा हैं, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। और वहीं पे एक कमोडिटी अगर उसके यूजेस कम है, जैसे कि पेपर हो गया, उसके पास यूजुअली लिखने का ही काम होता है और उससे ज्यादा काम उसके ज्यादा होते नहीं है, तो इसलिए उसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक हो जाएगी। वहां पे नेक्स्ट पर आपका आता है इनकम लेवल ऑफ द बायर। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल ऑफ द बायर, यानी कि जो बायर है उसकी कितनी इनकम है उस पर भी वो चीज डिपेंड करती है। If the buyer of the goods are high end consumer with a high level of income, they will not be bothered by rise in the price। यानी कि अगर कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है, काफी इनकम है, तो यूजुअली वो इतना बॉदर नहीं करते कि प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, छोटे मोटे मिनिमल चेंजेस पे वो ध्यान नहीं देते। सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लो। तो उस कारण से जो इलास्टिसिटी है वो कम ही रहती है, यानी कि आप अगर उनकी इनकम ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो डिमांड जो है वो भी इनइलास्टिक हो जाएगी। Whereas on the contrary, if the income level of the buyer is low, यानी कि इनकम लेवल बायर की लो है, तो फिर वो हल्के हल्के चेंजेस पे भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्राइस कम हो तो शायद वो परचेज कर ले, या प्राइस बढ़े तो फिर वो परचेज ना करे, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऐसे केस में बढ़ जाती है। टाइम होराइजन की बात करें, डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक इन अ शॉर्ट पीरियड बट इलास्टिक इन लॉन्ग रन, यानी कि टाइम होराइजन यानी कि जो टाइम लाइन है वो भी मैटर करती है। अगर शॉर्ट पीरियड में देखी जाए
तो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक रहती है और लॉन्ग रन में डिमांड जो है वो इलास्टिक रहती है। इट इज बिकॉज इन द लॉन्ग रन अ कंज्यूमर कैन चेंज हिज कंजम्पशन हैबिट्स मोर कन्वीनियंटली दैट इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि यूजुअली लॉन्ग रन में कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस या फिर अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज कर देता है, उसके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन शॉर्ट रन में यूजुअली वो नहीं करता, इसलिए शॉर्ट रन में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाती है। It means that if the price of any product rises, then at that moment the demand for that product is expected to be inelastic, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाता है और वो शॉर्ट पीरियड की टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ सामान लेने ही निकले थे और आपको पता चला कि जो भी यूजुअली आप चावल खरीदते हैं उसके दाम बढ़ गए हैं, आपने उस दिन के लिए खरीद लिया बिकॉज आपको काफी ज्यादा उसकी जरूरत थी, पर लॉन्ग रन में यूजुअली क्या करेंगे, अब अपने चावल का जो ब्रांड है या फिर जो भी टाइप है उसे आप चेंज कर देंगे। तो उस कारण से आप देखें लॉन्ग रन में जो चावल है वो कहीं ना कहीं इलास्टिक हो जाता है, लेकिन शॉर्ट रन में कभी कभार वो इन इलास्टिक देखने को मिल सकता है। बट इन सम टाइम द कंज्यूमर विल फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच, यानी कि कोई कुछ समय बाद कंज्यूमर को एक डिफरेंट अप्रोच जो है मिल जाएगी और वो फिर डिमांड जो है उसकी चेंज हो सकती है और डिमांड उस कारण से इलास्टिक हो जाती है। सो आई होप आपको इस वीडियो में आज के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो समझ में आया होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें बताता है किस तरीके से किसी कमोडिटी की प्राइस में जितना चेंज आया और कितना चेंज हमें एक्सपेक्टेड है डिमांड में देखने को। ये हमें चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करता है एंड हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चॉइसेस को भी एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फिको एजुकेशन ऐप को एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।